गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बिकॉज़ इंडिया में जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये गवर्न होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो ये लॉ है जो हमें पढ़ना है। ये हमारी पहली क्लास है और आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट की क्या ज़रूरत होती है। जैसा कि हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इसेंशियल है एंड कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हम अपने लिए रूल्स बनाते हैं। मॉर्निंग में जब हम उठते हैं उसके बाद में आपको ब्रेड और दूध चाहिए, उसके लिए आप दुकानदार के पास जाते हो, वहाँ भी आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हो। फिर आप ऑफिस जाते हो या स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, बस में चढ़ते हो, वहाँ पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट इतना इसेंशियल है ज़िंदगी के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती। कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करने के लिए और हाउ ए पर्सन कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव दिस लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब अगला प्रश्न आता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 में कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है। सेक्शन 2 क्लॉज एच कहता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट। सो सेक्शन 2H कहता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के दो एलिमेंट हुए। एक तो हुआ आपका एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा आपका वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, यानी कोर्ट में आप उसको इन्फोर्स करवा सको। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में वैसे संविदा कहते हैं और एग्रीमेंट को कहते हैं करार। ओके, जो पूरी तरह से हिंदी भाषी है वो भी समझ सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए एंड ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ये इन्फोर्सेबिलिटी का प्रोविज़न इसलिए है, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को सीधा ही या लेजिस्लेचर ऐसे सीधा ही रख देता कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी एग्रीमेंट, तब तो ये होगा कि इलीगल काम करने के लिए भी कोई एग्रीमेंट बना रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता और उसके कंसीक्वेंस में अगर वो ब्रीच करता तो सेक्शन 75 और वहाँ पे उसकी लाइबिलिटी भी होती, सेक्शन 73, 74, 75 जो हमारे सेक्शंस हैं। तो इसलिए इसको बनाने के लिए, ताकि इलीगल जो एग्रीमेंट होते हैं वो इन्फोर्सेबल ना हो जाएं, इस तरह से इसकी डेफिनेशन को ड्राफ्ट किया गया है। अब हम बात आते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी। सो इन्फोर्सेबिलिटी कहाँ से आती है? यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कई प्रोविजंस हैं, जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जब हम सेक्शन 10 पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपको मिलेगा कि एक जो इंग्रेडिएंट्स होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो होता है लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो अगर लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट परफेक्ट नहीं होता है। इसलिए वहाँ से हम ये डिडक्ट कर लेते हैं कि इन्फोर्सेबिलिटी किस तरह से होती है। अब हम चलते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट को डिफ़ाइन करता है सेक्शन 2E, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2E। और एग्रीमेंट को कैसे डिफ़ाइन करता है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस, या तो एक प्रॉमिस हो या प्रॉमिस का पूरा सेट हो, फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, जो दोनों पार्टी, एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक एग्रीमेंट में दो पार्टी होंगी, सपोज ए और बी, तो इन दोनों पार्टियों के बीच में जो एक प्रॉमिस है या सेट ऑफ प्रोमिसेस है, 2-3 जो भी प्रोमिसेस हैं, जो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन का काम करती हैं दोनों पार्टीज़ के लिए, वो एग्रीमेंट है। यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है सेक्शन 2E से कि कंसीडरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों पार्टीज़ के लिए। अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर, अगर किसी प्रॉमिस के अंदर अगर ऐसी प्रॉमिस है जो केवल कंसीडरेशन बनाती है एक ही पार्टी के लिए, तो फिर वो आपका
एग्रीमेंट नहीं होगा, वो मियर एक प्रॉमिस हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो और आपने कहा यस, तो ये केवल एक प्रॉमिस है, ये एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें आपके लिए कोई कंसीडरेशन नहीं। मेरे लिए कंसीडरेशन है आपका काम करना कि आप पानी का गिलास लेके आओगे, लेकिन आपके लिए कोई कंसीडरेशन नहीं है, तो ये मियर एक प्रॉमिस हो जाएगा, एग्रीमेंट नहीं होगा। फिर से देखते हैं, एक एग्रीमेंट बनने के लिए जो प्रोमिसेस होती हैं दोनों पार्टीज़ में, वो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन का काम करना चाहिए। और कंसीडरेशन क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो सेक्शन 2D में है। कंसीडरेशन का मतलब है कुछ भी ऐसा जो कानून की नज़र में जिसकी वैल्यू हो और जो प्रोमोजी या किसी अन्य पार्टी से किया जाए एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रोमिजोर। अब यहाँ से सेक्शन 2E से ये निकल के आया कि एग्रीमेंट इज़ द प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, यानी प्रॉमिस होनी चाहिए और कंसीडरेशन एक दूसरे के लिए बननी चाहिए। अब हम फिर एक नए मुकाम पे खड़े हो गए, जहाँ पे प्रॉमिस क्या होती है और कंसीडरेशन क्या होती है, ये दो चीज़ें नई फिर निकल के आ गई। अब प्रॉमिस क्या होती है? प्रॉमिस को डिफ़ाइन करता है सेक्शन 2B, लेकिन सेक्शन 2B से पहले हमें सेक्शन 2A पढ़ना पड़ेगा। अगर हम सेक्शन 2A नहीं पढ़ते हैं तो हमें सेक्शन 2B का नहीं समझ में आएगा। सेक्शन 2A कहता है प्रपोजल के बारे में, और वो कहता है व्हेन वन पार्टी सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of other to such act or abstinence is said to make the proposal। इसका मतलब हुआ प्रपोजल जो बनाता है, जो आदमी ऑफ़र या प्रपोजल आप कह सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केवल प्रपोजल वर्ड है, ऑफ़र वर्ड भी लोग यूज़ करते हैं, और जो ऑफ़र मेक बनाता है उसको ऑफरर भी कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो प्रपोजल बनाता है उसको हम कहते हैं प्रोमिजोर। वो हम सेक्शन 2C में पढ़ेंगे, मैं उस पर अभी नहीं आ रहा हूँ। तो जब कोई आदमी किसी काम को करने के लिए या उसको ना करने के लिए इस मनसा के साथ, इस व्यू के साथ, इस दृष्टि के साथ कि वो दूसरे की, जिसको वो प्रपोजल बना रहा है, उसकी सहमति प्राप्त कर ले, तो उसको कहता है कि उसने प्रपोजल बनाया। जैसे आपने अपने दोस्त को कहा कि मैं आपका स्कूटर लेना चाहता हूँ, तो ये एक प्रपोजल है, वो आपको कह रहा है आपकी सहमति लेने के लिए। इसलिए अगर कोई प्रपोजल बनाता है और उसमें विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट नहीं होता है, यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, और जिसको हम कहते हैं कि वहाँ पे लीगल इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ अदर। ये शो करता है कि पार्टी की इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। अगर इस तरह की वो इंटेंशन नहीं होती है तो उसको हम प्रपोजल नहीं कहते हैं। जैसे कि आपने घर में कहा अपने भाई से कि मुझे मूवी दिखा दो, फिर मैं आपके लिए ये काम करूँगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप ना हो, और उसको फिर हम प्रपोजल ही नहीं मानते हैं। फिर आगे हम चलते हैं, ये तो हमने प्रपोजल पढ़ लिया। सेक्शन 2B, अब जिस आदमी के सामने आपने प्रपोजल रखा, उसकी सहमति लेने के लिए उसको वो क्या करेगा? वो या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो सेक्शन 2B क्या कहता है? व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिस आदमी के सामने आपने प्रपोजल रखा है वो आदमी सिग्निफाई हिज असेंट देयर टू। अब ये फ्रेज बहुत इम्पोर्टेंट है, सिग्निफाई हिज असेंट देयर टू। मतलब ये हुआ
उसको अपनी सहमति प्रपोजल जिसने बनाया उसको बताना होगा। अगर वो उसको नहीं बताता है तो फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी। सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अगर वो उस पर सहमत हो जाता है और सहमत होने के साथ साथ वो उस प्रपोजल बनाने वाले को ये बताता भी है कि मैं सहमत हूँ। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होती है, सिग्निफाई हिज असेंट देयर टू, और ये कौन बताएगा? जिसको आपने प्रपोजल बनाया है वो ही उस पार्टीज़ को बताएगा। जिसने प्रपोजल जो एक्सेप्ट कर रहा है वो ही बताएगा जिसने प्रपोजल बनाया है। तो प्रोमीजोर जो है वो प्रोमोजी को बताएगा कि मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ। तो वो उस समय वो जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेड माना जाएगा। और जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रॉमिस। स्टूडेंट्स, इस पे केसेस भी हैं कि कैसे कम्युनिकेट अगर नहीं हो पाता है एक्सेप्टर की तरफ से प्रपोजर को, तो उस केस में क्या कंसीक्वेंस होता है। सेक्शन 2B कहता है कि सिग्निफाई हिज असेंट देयर टू, यानी एक्सेप्टर जिसने एक्सेप्ट किया है उसको ये बात प्रपोजर को बतानी पड़ेगी। अगर ऑफर जिसने ऑफ़र बनाया है उसको वो बात नहीं बताता है तो आपका एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा सेक्शन 2B पे। मैं अभी केसेस पे नहीं आ रहा हूँ बिकॉज ये काफ़ी ब्रॉड एरिया है, हम इस पे चर्चा करेंगे। अब जब आपका प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों मिल जाते हैं, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, तो ये बन जाती है प्रॉमिस। और ये जो प्रॉमिस जो होती है ये सेक्शन 2E में एग्रीमेंट कब बनती है? अगर ये प्रॉमिस दोनों पार्टीज़ के लिए एक दूसरे के कंसिडरेशन का काम करती हैं। तो अब हम आते हैं कंसिडरेशन पे। सेक्शन 2D कहता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमीजोर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। तो प्रोमीजोर और प्रोमिजी वर्ड इसमें यूज है, उस पर पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोमीजोर क्या होता है, प्रोमिजी क्या होता है। ये कोई बड़ी नहीं है, अभी जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वही होता है। जो प्रपोजल का बनाता है, सेक्शन 2C क्या कहता है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमीजोर। जो आदमी प्रपोजल बनाता है उसको प्रोमीजोर बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। यानी जो ऑफ़र बनाता है, जो प्रपोजल बनाता है, तो आप उसको प्रपोजर कहो, उसको ऑफर कहो, बट एग्जैक्ट टेक्निकल वर्ड जो है कॉन्ट्रैक्ट में वो होगा प्रोमीजोर। जहाँ भी आपको प्रोमीजोर वर्ड यूज होगा वहाँ पे आप इसको इस सेंस में समझोगे कि प्रोमीजोर का मतलब है द पर्सन हु मेड द प्रपोजल। फिर सेक्शन 2C आगे कहता है एंड द पर्सन एक्सेप्टेड द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमोजी। सो जो पर्सन ने एक्सेप्ट किया प्रपोजल को, जिसके अगेंस्ट प्रपोजल बनाया, जिसके सामने प्रपोजल बनाया, वो जब उसको एक्सेप्ट करता है तो उसको हम प्रोमोजी कहते हैं, यानी एक्सेप्टर को हम प्रोमोजी कहते हैं। तो प्रपोजर या ऑफरर को हम कहेंगे प्रोमीजोर और एक्सेप्टर को हम कहेंगे प्रोमोजी। अब ये वर्ड इस तरह से यूज है कंसीडरेशन में। सेक्शन 2 डिफाइन करता है कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमीजोर, जब प्रोमीजोर के कहने पे, उसकी इच्छा के अनुसार प्रोमोजी या एनी अदर पर्सन, तो यहाँ पे प्रिविटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रोमोजी ही कुछ परफॉर्म करेगा, उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है। प्रोमोजी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और abstain from doing or does or abstain from doing, promise to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for each other। पूरे सेक्शन 2D में और सेक्शन 2A में एक्ट और एब्सटिनेंस फ्रॉम एक्ट, और ये जनरल वर्ड इसलिए यूज हैं ताकि ये सब तरह के एग्रीमेंट्स को कवर कर सके, चाहे वो पेड़ काटने का हो,
चाहे वो बस हायर करने का हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ने का हो, चाहे वो ब्रेड खरीदने का हो। इस तरह के सारे एग्रीमेंट, सारे जो हम डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको कवर करने के लिए उन्होंने बहुत ही जनरल वर्ड लिए, एक्ट और एब्सटिनेंस फ्रॉम डूइंग। तो यहाँ पे सेक्शन 2D में हमने पढ़ा कि फर्स्ट इसका इंग्रेडिएंट्स आप कर सकते हैं कि एट द डिजायर ऑफ प्रोमिजोर। सो हमेशा कंसीडरेशन प्रोमिजोर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। कौन करेगा? प्रोमोजी या कोई और दूसरा आदमी। एंड इट मे बी प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। सो पहले पास्ट वर्ड यूज है, हैज़ डन, कुछ किया हो, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग या कुछ करने से रुका हो, और डज, कुछ कर रहा हो। दैट मीन द फर्स्ट फ्रेज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये पास्ट कंसीडरेशन दिखाता है। साथियों, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको हमेशा बेयर एक्ट साथ लेके बैठना है ताकि आपको इसको अच्छे से समझ सको। फिर सेकंड फ्रेज है डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये प्रेजेंट कंसीडरेशन को दिखाता है कि इस समय कुछ कर रहा है या कुछ करने से रुक रहा है। प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये प्रॉमिस दैट मीन इट शोज फ्यूचर कंसीडरेशन को दिखाता है। तो जो हमारा कंसीडरेशन सेक्शन 2D में है वो पास्ट कंसीडरेशन, प्रेजेंट कंसीडरेशन और फ्यूचर कंसीडरेशन, तीनों तरह की कंसीडरेशन को कवर करता है। तो ये जो आपका एक्ट या एब्सटिनेंस या जो आपने प्रॉमिस किया इस तरह का, इसको हम कहेंगे आप कंसीडरेशन। अब यहाँ से सेक्शन 2B और सेक्शन 2D से निकल के आता है सेक्शन 2E, जो हमने छोड़ा था कि एग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन। दैट मीन प्रॉमिस भी होना चाहिए और कंसीडरेशन भी होना चाहिए। अब यहाँ से इसको कोरिलेट करो। प्रॉमिस पहले प्रपोजल होगा, फिर उसको एक्सेप्ट करेगा प्रोमिजी, एंड जो प्रोमिजोर ने जो प्रपोजल बनाया उसको प्रोमिजी जब एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगी प्रॉमिस। और अगर ये प्रॉमिस एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन है, अब मैं इसको एग्जाम्पल देता हूँ। आपके दोस्त के पास एक कार है, आप उसके पास गए, आपने कहा कि क्या आप अपनी कार मुझे 5 लाख रुपए पे दोगे? आपने एक प्रपोजल बनाया कि उसको ऐसा करना है, टू डू दिस थिंग। उसने कहा यस मैं दे देता हूँ 5 लाख पे, वो एग्री हो गया अपनी कार देने के लिए। तो यहाँ पे वो क्या हो गया कि एक्सेप्ट कर लिया, और जब ये एक्सेप्ट हो गया तो ये बन गई आपकी प्रॉमिस। एक बार प्रपोजल जो है एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बनता ही बनता है, और कंसीक्वेंस अगर उसमें कंसीडरेशन है तो एग्रीमेंट बनता ही बनता है, और अगर वो इन्फोर्सेबल है, कोई इलीगल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही बनता है। इसलिए एंसन कहते हैं, एंसन की बुक भी आती है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, वो डिफाइन करते हैं कि ए प्रॉमिस टू द प्रपोजल इज सेम एज द मैच स्टिक्स टू द ट्रेन ऑफ गन पाउडर। अगर कोई ट्रेन है बारूद की भरी हुई और आपने माचिस की तिल्ली उस पर डाल दी तो उसके बाद में वो रुक नहीं सकती, सारी बारूद फटेगी। सिमिलर इफ़ेक्ट होता है अगर आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो अंडन नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। बिकॉज अगर उसमें इनहेरेंट एलिमेंट लाइक कंसीडरेशन भी है और वो लीगल भी है, इन्फोर्सेबिलिटी है, और फिर अगर आप उसको ब्रीच करोगे तो कंसिक्वेंस जाएंगे सेक्शन 73, 74, 75 एट्सेट्रा में। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ पे हमने जो डिस्कस कर रहे थे कि आपने अपने दोस्त को कहा कि आप 5 लाख में उनकी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, एंड ही एग्रीज, वो आपको गाड़ी दे देते हैं। ही डिड, ओके, सो ही डू समथिंग दैट यू वांट एट द डिजायर ऑफ यू, ही gave the possession of his car to you. So at the desire of promisor, because you make the proposal, so you are the promisor, promisee has supplied the car, and so that means this car that supplied to you is the consideration for you, the money that you supply to or give to this person, or that you promise कि आप 5 लाख दोगे, अभी से या आपने दिया भी नहीं है,
अपने 5 लाख दोगे या आपने दे दिया या दे रहे हो, तो ये कंसीडरेशन उनके लिए हो गई। अब यहाँ पे ये जो प्रॉमिस जो आपने की थी कि आप मुझे कार दोगे, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, यहाँ पे दोनों पार्टीज़ के लिए कंसीडरेशन है। आपके लिए कार कंसीडरेशन है और प्रोमोजी के लिए जो है आपकी 5 लाख रुपए कंसीडरेशन है। अब ये जो प्रॉमिस हुई जिसमें कंसीडरेशन है, ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट बन गया। और ये एग्रीमेंट जो है इसमें इनफोर्सिबिलिटी भी है, बिकॉज ये किसी तरह की अनलॉफुल कंसीडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसलिए ये आपका बन गया कॉन्ट्रैक्ट। तो साथियों, इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं। अब आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होती हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और उसके बाद में हम इस पे केसेस भी पढ़ेंगे। आज हमने सीखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और किस तरह से इसको फॉर्म करते हैं, और हमने डिस्कस किया सेक्शन 2H, फिर सेक्शन 2E। मैं बैक से इसको फॉरवर्ड से बैक की तरफ ला रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंड हो। फिर हमने सेक्शन 2A पढ़ा, 2B पढ़ा, उसके इफ़ेक्ट को हमने देखा और फिर उसको हमने 2E में फिट किया। फिर हमने 2D को भी पढ़ा, 2D से पढ़ने से पहले 2C, बिकॉज उसमें जो वर्ड है प्रोमीजोर और प्रोमोजी उनको समझा, और फिर 2D को, फिर इनको भी फिट किया 2E में, और फिर 2E को हमने फिट किया 2H में। और हमें कंप्लीट रिजल्ट मिला कि सेक्शन 2H कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज when first the proposal has to be accepted, and this accepted proposal must form consideration for each other and must be enforceable by the law, so that would be contract। तो साथियों, इसके साथ आज की क्लास ओवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करेंगे। बी सेफ, बाय।